मेरी इस बात से बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ना प्रीमियर लीग से ज़्यादा एंटरटेनिंग लीग कोई नहीं है। लोग कहेंगे कि आप ला लीगा देख लीजिए, आप लीग देख लीजिए, बहुत टेक्निकल प्लेयर्स होते हैं, बेटर आपको वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है, बेटर तरीके के प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, स्टाइल ऑफ प्ले में आपको टेक्टिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जो ड्रामा है ना प्रीमियर लीग का, वो अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है इन माय ओपिनियन। मतलब जो एंटरटेनमेंट प्रीमियर लीग में मिलता है ना, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको मिल सकता है। सेकंड गेम वीक है ये, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बहुत बेटर हमें मैचेस देखने को मिलेंगे पूरे सीज़न। अभी 36 हफ्ते और बाकी हैं सीज़न में, सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, 38 मैच का सीज़न होता है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है सीज़न में, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एक्शन पैक्ड और ड्रामेटिक मैच हमको देखने को मिलेगा। लिवरपूल ने हरा दिया है न्यूकासल को 3-2 की स्कोर लाइन से, और क्या ही मैच हुआ है। मतलब अगर आपने ये मैच नहीं देखा तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा इसका रिप्ले देख लीजिए। पूरा 90 मिनट, 90 क्या 101 103 मिनट जो भी ये मैच चला है। 120 मिनट अगर आप फर्स्ट हाफ का भी एडिट टाइम अकाउंट में ले लें, तो भाई पूरा एक एक मिनट देखना इस मैच का ना वर्थ है। ये हफ्ता जाना जाएगा वंडर किड्स के नाम पे। वंडर किड्स के नाम पे अमर हो गया ये हफ्ता प्रीमियर लीग में, जहाँ पे 18 साल के एस्तेवो विलियन ने चेल्सी के लिए एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी। वेस्ट हैम के अगेंस्ट एक असिस्ट था उनका, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा मैच खेले वो। 15 साल के मैक्स डाउमन ने आर्सेनल के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, पेनल्टी दिलाई वहाँ उनको। और 16 साल के रियो एनगुमुआ सेकंड यंगेस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं एक तो लीग में, वेन रूनी के बाद। और क्या ही मैच उनको मिला है यहाँ पे अपना पहला गोल स्कोर करने के लिए, विनर मारने के लिए इतने ड्रामेटिक फैशन में। और मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ इस मैच के बारे में बात करना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैच की शुरुआत बहुत ज़्यादा इंटेंस हुई, बहुत ज़बरदस्त हुई, और जिस तरीके से न्यूकासल चढ़ी हुई थी लिवरपूल पे, ऐसा लग रहा था कि भाई इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग डे फॉर लिवरपूल। शोबोसलाई के पहले 30 मिनट बहुत मुश्किल थे, क्योंकि राइट बैक पे खेल रहे थे तो उन्हें एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी उस पोजीशन में, बट उसके बाद वो थोड़ा सेटल हो गए थे। अच्छी उन्होंने डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस दी वहाँ पर। कुनाटे का बहुत ख़राब गेम था, बहुत ऑफ गेम था कुनाटे का। बट ओवरऑल लिवरपूल जैसे तैसे रोक रही थी न्यूकासल को। न्यूकासल ने नाक में दम किया हुआ था लिवरपूल की मिडफील्ड में, और लिवरपूल कंट्रोल ही नहीं जमा पा रही थी मैच पे। कुछ भी वो ट्राई कर रहे थे हो ही नहीं रहा था। और फिर वहां पे ग्रेवनबर्ग आते हैं और एक सकर पंच मार देते हैं। और यहाँ पर यही चीज़ होती है, लिवरपूल ना एक चैंपियन टीम है, और चैंपियन टीम्स ना इसी तरीके से ढूंढ लेती हैं, कहीं से कहीं रास्ते ढूंढ लेते हैं वो लोग, कि हाँ मतलब अगर हम कोई मैच में अच्छा नहीं खेल रहे, किसी मैच में अगर हम डोमिनेट हो रहे हैं, तो कोई ना कोई रास्ता उन्हें मिल जाता है कि हाँ यहाँ से हम गोल मार के, यहाँ यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ करके जिससे प्रेशर जो अपोजिशन पे आ जाए वो हासिल कर लेते हैं। तो वहाँ पर गोल मारा लिवरपूल ने, और पूरा जो प्रेशर था फिर न्यूकासल पे आ गया, उनकी हवा निकल गई, इंटेंसिटी एकदम कम हो गई। एंड देन अ मोमेंट ऑफ मैडनेस फ्रॉम एंथनी गॉर्डन। आई एम सो ग्लैड कि वर्जिल वैन डाइक की टांग बच गई वहाँ पे। टांग टूट जाती वर्जिल वैन डाइक की, इतना गंदा टैकल था वो गॉर्डन को। और मतलब ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप पम्प्ड अप हैं, आप इंटेंसिटी के साथ खेलना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट इतना जुड़ा हुआ है इस मैच में। अगर हम एलेक्जेंडर इसाक की बात करें, जो चल रहा है एलेक्जेंडर इसाक का कस्टडी ऑफ एलेक्जेंडर इसाक मैच था ये। एडी गुरर और रे मिस्टीरियो की याद आ गई, जब डोमिनिक मिस्टीरियो की कस्टडी के लिए उन्होंने लड़ाई की थी WWE में। तो समझ आ रहा है कि बहुत एनिमोसिटी है दोनों फैन बेसिस में, इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ऑफ द पिच। बट ठीक है, आप अपना जो दिमागी संतुलन है उसको खो नहीं सकते इतने बड़े मैच में। तो मिस टाइम किया उन्होंने टैकल, रेड कार्ड मिला, बिल्कुल सही रेड कार्ड मिला। और फिर जब सेकंड हाफ शुरू हुआ, वहाँ पे एकिटिके ने दूसरा गोल मार दिया, और फिर मुझे लगा कि मैच खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। 10 मैन पे तो कहीं न्यूकासल कम बैक करेगी। लेकिन अगेन न्यूकासल जिस तरीके से उन्होंने फाइट किया, और सारे ही मतलब वॉरियर्स की तरह खेले, इनके जितने प्लेयर थे ना, ब्रूनो गुमारेश, डैन बर्न, फाबियन शार, टीनो लिवरामेंटो। आगे फिर अगर हम जो सब्सटीट्यूट्स आए उनके, जिस तरीके से लुइस हॉल खेले, ओसुला ने गोल मारा, जो लिंटन ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो भी इंजरी से बाहर चले गए। मतलब मारा पीटी चल रही थी फील्ड पे। मारा लिटरली कस्टडी ऑफ इसाक मैच ही था ये, मारा पीटी चल रही थी, एक दूसरे को मार रहे थे, कर रहे थे। और मैं जस्ट यही होप कर रहा हूँ कि अभी हमें कोई ऐसी न्यूज़ ना मिले कि भाई ये फलाना प्लेयर ना लंबे टाइम के लिए बाहर हो गया इंजरी से। ब्रूनो गुमारिश ने पहला गोल मारा करके इसकी वहाँ पे ख़राब डिफेंडिंग, और फिर प्रेशर को बरकरार रखा। अगेन प्रेशर जो था इतना, मतलब 10 लोग ना इतना भाग रहे थे न्यूकासल के, इतना ज़्यादा प्रेस कर रहे थे लिवरपूल को, कि वो 11वें बंदे की उन्होंने कमी ही नहीं खलने दी।
प्रेस कर रहे हैं, लिवरपूल को हाउंड कर रहे हैं, क्रॉसेस डाल रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग बॉल चल रही है, सिर्फ लॉन्ग बॉल चल रही है, सिर्फ लॉन्ग बॉल चल रही है। और सेकंड गोल भी ऐसे ही हुआ, कोनाटे अगेन डिफेंड नहीं कर पाए, बहुत ख़राब उनके 2 गेम गए हैं अभी तक, वहाँ पे ओसुला ने गोल मार दिया। लेकिन जब लगा कि हाँ भाई अब यहाँ पे न्यूकासल निकाल लेगी, और मुझे लगा कि न्यूकासल ना मतलब विनर के लिए जा रहे थे, मोमेंटम को राइड कर रहे थे सब, मतलब बहुत लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार लालची हो गए, थोड़ा सा सिट बैक करना चाहिए था। मुझे लग रहा था कि जब मोमेंटम होता है, आपको लग रहा है कि आपने पिन डाउन किया हुआ है अपोजिशन को, आप अगर सिट बैक करते तो आपको वैसे ही मार देते गोल, तो ठीक है जाओ गो फॉर इट। वही करने की कोशिश की न्यूकासल ने। लास्ट में उनको लगा चलो अब 2 मिनट रहते हैं, सी आउट कर लेंगे, एंड व्हाट एन इंस्पायर्ड चेंज बाय आर्ने स्लॉट। सिंक और स्विम वाली बात जो दक्ष ने कही थी वॉच लॉन्ग में, कि एक 16 साल के बच्चे को ऐसी सिचुएशन में डाल देना जहां पे मैच हार भी सकती है टीम आपकी, लेकिन आपके पास मौका है अपनी टीम को एक मेमोरेबल विन दिलाने का और अपना डेब्यू पे चमकने का, आपको गोल मारने का। वहां पे आपने गोल मार दिया। और ये जो लिवरपूल ने पिछले 2 मैचेस में किया है ना, ये एक हॉलमार्क होता है चैंपियन टीम का, कि जिस मैच में आप नेसेसरीली अच्छा नहीं खेल रहे, आपका कोई मेन प्लेयर अवेलेबल नहीं है, वहां पे भी आप तरीके ढूंढ रहे हैं मैचेस जीतने के, लास्ट लास्ट में बिल्कुल एंड में जाके। जो विनर मारा रियो ने, मज़ा आ गया देख के, और बड़ी ज़बरदस्त विन लिवरपूल के लिए। और अगर आप एक न्यूट्रल हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आया होगा ये मैच देखने में। तो क्या ही मैच था ये, और रिस्पेक्ट टू न्यूकासल जिस तरीके से उन्होंने फाइट किया। लेकिन अगेन आई ट्राइड सो हार्ड एंड गॉट सो फार, बट इन द एंड इट डजेंट इवन मैटर। वो वाली बात हो गई न्यूकासल के साथ। तो आई थिंक इट्स द गेम ऑफ द सीजन। और मतलब बहुत बहुत आप इसको डायसेक्ट कर सकते हैं टैक्टिकली, बट एंटरटेनमेंट वैल्यू से 10/10, 5 स्टार मैच था ये, मज़ा ही आ गया देख के। अब बात करेंगे जो बाकी बचे हुए मैचेस रह गए थे वीकेंड पे, मैन यूनाइटेड फुलम, रियल मैड्रिड रियल ओविएडो। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा मैन यूनाइटेड से। और बहुत बातें हो रही हैं मैन यूनाइटेड की कि क्या मैन यूनाइटेड ख़राब टीम है। मैन यूनाइटेड ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म किया फुलम के अगेंस्ट। मैन यूनाइटेड बहुत आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं अभी भी। एक अच्छी परफॉर्मेंस अगेंस्ट आर्सेनल, लेकिन वो मैच भी हारे, और फुलम के अगेंस्ट भी ड्रॉ ही हो पाया। सेकंड हाफ में कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं खेला फुटबॉल मैन यूनाइटेड ने। रूबेन एमोरिम एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिकॉर्ड के होल्डर बन गए हैं, स्टेटिस्टिकली वर्स्ट मैनेजर हैं अगर हम मैन यूनाइटेड की बात करें। आई थिंक 28 मैचों में 27 पॉइंट्स हैं, 29 मैचों में 28 पॉइंट्स हैं, ऐसे स्टैट्स सर्कुलेट हो रहे हैं। लेनी योरो इज़ येट टू स्टार्ट इन अ गेम विनिंग 11 फॉर मैन यूनाइटेड। ऐसा भी एक स्टैट मैं देख रहा था, अभी कितना सच है कितना नहीं आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन ये स्टैट काफ़ी अलार्मिंग है कि भाई 12-13 महीने हो गए लेनी योरो को आए हुए। ऑब्वियसली कुछ समय से बाहर भी थे इंजरी के कारण, लेकिन एक भी 11 में वो स्टार्ट नहीं किए हैं जो मैच नहीं जीत पाई है। इसका मतलब ये है कि बहुत ख़राब रहा है पिछला 1-1.5 साल ना मैन यूनाइटेड के लिए। और ऐसा लग नहीं रहा है इस परफॉर्मेंस को देख के कि मैन यूनाइटेड इस चीज़ से, इस रट से, इस विशियस सर्कल से बाहर निकल पाएगी कि नहीं। तो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस है मैन यूनाइटेड को लेके जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इन ऑब्जर्वेशन से कितना सहमत या असहमत है। तो देखिए, मैच की शुरुआत ना यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हुई थी। यूनाइटेड बहुत सही और इंटेंस फुटबॉल खेलती है शुरू के 10-15 मिनट। चांसेस मिले और वो चांसेस कन्वर्ट नहीं हो पाए। अब अगेन फुटबॉल ना एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है गेम स्टेट पे। वहाँ पे अगर मथायस कूनिया गोल कर देते हैं, एक उनका पोल पे लगता है, एक बायंदेर की बॉल आती है, ज़बरदस्त कंट्रोल उनका, लेकिन लेनो बहुत अच्छा सेव करते हैं। एक पेनल्टी मिलती है ब्रूनो फर्नांडिस को फर्स्ट हाफ में, वो मिस कर देते हैं। तो ऑन एनी नॉर्मल डे ना इट्स अ 2-0 स्कोर लाइन फॉर मैन यूनाइटेड। 2-0 लेके जा रहे हैं वो हाफ टाइम पे, और वो सी आउट कर लेंगे। सेकेंड हाफ भले ही एक गोल मार दे फुलम, बट ऑन अ नॉर्मल डे आई थिंक यूनाइटेड जीत रही है। बट शिकायत यूनाइटेड से है कि सेकेंड हाफ में गोल स्कोर करने के बाद, और जब दिख रहा है आपको कि फुलम एक ही एक चीज़ आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, वाइड एरिया से आपको अटैक कर रहे हैं, क्रॉसेस अंदर डाल रहे हैं, आपके कीपर को कैच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका आपने जवाब क्यों नहीं दिया। तो देखिए, मैं मतलब बताऊं इसको 2 तरीके हैं देखने के, कि अगर आप सिर्फ रिजल्ट पे बात करें कि भाई 2 मैच हुए हैं और 1 पॉइंट है मैन यूनाइटेड का, तो काफ़ी ख़राब शुरुआत हुई है। और दूसरा पहलू ये है कि भाई दोनों मैचेस में मौके थे जहां यूनाइटेड मैच जीत सकती थी। तो ये जो 1 पॉइंट है, ये 4 भी हो सकते थे, हो सकता है 6 भी हो जाते अगर सारी चीज़ें उनके फेवर में चली जाती। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, इफ बट्स एंड मेबीज नहीं होते हैं स्पोर्ट में।
ये तो साफ बात है। लेकिन क्या यूनाइटेड खराब टीम है? क्या एक्चुअली में रूबेन एमोरिम को समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है? तो देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो मैन यूनाइटेड की टीम है ना, मुझे पोचेटिनो की चेल्सी की बहुत याद दिलाती है। स्टाइल ऑफ प्ले में नहीं, लेकिन जिस तरीके से गेम खेलते हैं ना ये लोग, ये मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है उस पोचेटिनो की चेल्सी। मतलब काफ़ी सिमिलर है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। फेजेस आएंगे ऐसे गेम में जब टीम डोमिनेट कर रही होगी, चांसेस बनेंगे, चांसेस नहीं लिए जाएंगे। एट टाइम्स वो मैच हारेंगे जो आप मैच के बाद कह सकते हैं कि यार ये ड्रॉ नहीं तो, मतलब जीतना चाहिए था, नहीं तो एटलीस्ट ड्रॉ तो होना ही चाहिए था। उस तरीके से आप इस मैच को देखेंगे और चांसेस नहीं लेंगे। लेवल्स में आपके थोड़ा सा फिजिकल लेवल्स में जैसे ही ड्रॉप आएगा, ऑपोजिशन आप पे हावी हो जाएगा और आप ऐसा लगेगा आपको देख के कि आपने ना इस मैच में कुछ नहीं किया। आई वुड से कि यूनाइटेड ने पूरे मैच बहुत ख़राब फुटबॉल खेली। सेकेंड हाफ आई वुड से कि फुलम सेटल हो गई। और फुलम क्यों सेटल हो गई? क्या कारण है कि फुलम ने सेकेंड हाफ में कुछ करने नहीं दिया मैन यूनाइटेड को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैन यूनाइटेड के पास ना एक बहुत ही अच्छा अटैक है। और इस टीम में अभी जिस प्लेयर ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया ना, क्योंकि मैं इनसे कुछ उम्मीद नहीं कर रहा था, बट अभी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैन यूनाइटेड के लिए, वो है मेसन माउंट। मेसन माउंट के ना दोनों मैच काफ़ी ठीक रहे थे। और क्यों मेसन माउंट खेल रहा है और बेंजामिन शेशको को नहीं खिलाया जा रहा है अभी? बात यह है कि जब तक यूनाइटेड के पास वो मिडफील्डर नहीं आएगा ना, जो प्रेस ब्रेक करके थोड़ा सा टेम्पो कंट्रोल कर सके, जो थोड़ा सा बॉल चला सके, जो थोड़ा सा लिंकअप बिठा सके, जो एक कड़ी बन सके बीच में ना, एक ब्रिज बन सके बिटवीन द मिडफील्ड एंड द अटैकर, तब तक ना कुछ नहीं हो सकता। सेस्को आप देखेंगे कि खेलेंगे ही नहीं। माउंट को करना पड़ रहा है वो काम। क्यों? क्योंकि अगर माउंट नहीं है तो मिडफील्ड में कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्रूनो अटैकिंग प्लेयर है, कैसेमीरो अकेले ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो माउंट को पीछे आना है, अटैक में भी बॉल चलानी है, ऑफ द बॉल भी मेहनत करनी है, प्लस बॉल जीत के उनको मेक श्योर करना है कि एम्बूमो और कूनिया गेम में है। तो जब तक वो आपका ये चीज़ करने वाला मिडफील्डर नहीं आएगा ना, तब तक आपको माउंट को खिलाना पड़ेगा उस पोजीशन में, और आप बेंजामिन शेशको को इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपकी एकदम खाली हो जाएगी मिडफील्ड। कल तो ऐसा लग रहा था कि सेकंड हाफ में फुलम गोल मार देती, इतना आसानी से जो मिडफील्ड और बैकलाइन है वो बाईपास हो रही थी मैन यूनाइटेड की। तो क्या है, क्या चक्कर है इस मैन यूनाइटेड टीम का? क्या मैन यूनाइटेड टीम एक बहुत खराब टीम है? मुझे नहीं लगता। आई फील मिडफील्डर की सबसे सख्त तत्काल प्रभाव से ज़रूरत है मैन यूनाइटेड को। बलीबा की डील नहीं हुई, कोई बात नहीं, स्टिलर अगर इंजर्ड हैं तो जो भी अगर नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन है उसको लेके आएँ और उसको टीम में इंटीग्रेट करें एज सून एज पॉसिबल। नहीं तो ये टीम ऑब्वियसली 15 तो फिनिश नहीं करेगी, बिकॉज द अटैक इज टू गुड। एम्बूमो कूनिया बहुत अच्छे अटैकर्स है, बट और ये जो आपको एक शुरू में फ्री फ्लोइंग फुटबॉल दिखती है ना कुछ समय के लिए फर्स्ट हाफ में, ये भी फेड अवे होते जाएगा धीरे धीरे, बिकॉज टीम्स आपको परेशान करने लगेंगी। और एक चीज़ जो यूनाइटेड को और तेज़ी से करनी है वो है भैया गोलकीपर लेके आना है, क्योंकि ये बाइंडर तो ऐसा लगता है कि अब गोल खाया इसने, अब गोल खाया, अब गोल खाया। मतलब कल भी ऐसा लग रहा था कि बाइंडर कोई ब्लंडर कर सकते हैं। हाँ, एक उन्होंने बॉल अच्छी डाली थी कूनिया को, लेकिन क्रॉसेस पे वो कमांड में लग ही नहीं रहे थे कभी भी। तो यहाँ पर आप कुछ मैचेस ज़रूर जीतेंगे, कुछ आपकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी होंगी, कुछ ऐसे फेजेस आएंगे आपके कुछ मैचेस में जहाँ पे आप 10-15 मिनट में ही एक दो गोल मार के सेटल हो जाएंगे, वहाँ गेम स्टेट बदल जाता है और फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं उन गेम्स को। लेकिन ऐसे गेम्स जहाँ पर आपको चांसेस मिले, आपने चांसेस नहीं लिए, प्लस फिर आपकी इंटेंसिटी उस लेवल पे नहीं रही जैसा आप चाहते हैं कि एक फुलम जैसी टीम के अगेंस्ट उनके होम में आप खेलें, विदाउट अ प्रेजेंस ऑफ अ मिडफील्डर, आई फील यूनाइटेड बहुत ओपन खेलती है। जब तक वो मिडफील्डर नहीं आएगा ना, यूनाइटेड इतना ओपन नहीं खेल सकते। यूनाइटेड इन सर्च ऑफ अ गोल बहुत ज़्यादा स्पेसेस खुली छोड़ देते हैं, और उन्हीं स्पेसेस का और उन्हीं मौक़ों का फ़ायदा उठाया फिर फुलम ने, और फिर वहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने इक्वलाइजर मारा और विनर भी मार सकते थे। तो क्या यूनाइटेड ख़राब टीम है? नहीं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट दो रिक्रूटमेंट बहुत सख्त ज़रूरत है। आई थिंक ये सीज़न भी एक बार को शेशको के बिना निकल जाता। मे बी हॉयलैंड से काम चलाऊ आप कर सकते थे, ये शेशको वाला जो फंड था ना, ये तत्काल प्रभाव से वो मिडफील्डर में डालना था। क्योंकि जब आप जीत रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ आपको गेम कंट्रोल करना है, उगारते आ रहे हैं, तो उगारते भी आपके कुछ उस तरीके के मिडफील्डर नहीं है जो आपको टेम्पो कंट्रोल लाते हैं या आपके प्रेस बीट करते हैं मिडफील्ड में। कोबी मैनू क्यों नहीं खेल रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इस पूरे चक्कर में ना, क्योंकि कोबी मैनू ने ऐसा क्या गलत कर दिया है? वाई एमोरिम इज़ नॉट एबल टू फिट कोबी मैनू? तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लंबा सीज़न है, लंबी ट्रांसफर विंडो है, लंबी तो नहीं है कि यार 5 दिन ही बचे हैं, बट इस आखिरी हफ्ते में क्या होता है देखना होगा।
यूनाइटेड आर नॉट अ बैड टीम बट दे विल हैव अ वेरी बैड सीजन अगर वो सेंट्रल मिडफील्डर नहीं लेके आते हैं तो। आपकी क्या राय है यूनाइटेड को लेके, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगेन सिंपल है, यूनाइटेड का बिना मिडफील्डर के बहुत एक्सपेंसिव फुटबॉल खेल रहे हैं। अटैकर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन लिंकअप नहीं है बिल्कुल भी मिडफील्ड और अटैक में। इंटेंसिटी जैसे ही ड्रॉप होती है टीम्स के पास मौका है उनको एक्सपोज करने का। गोलकीपर भी एक बहुत बड़े चिंता का विषय। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड और रियल ओविएडो की। 3-0 से जीती रियल मैड्रिड। मतलब खुशियां ऑल अराउंड कि एम्बापे का अच्छा परफॉर्मेंस, जिस तरीके के एम्बापे खिलाड़ी हैं, 2 गोल उन्होंने स्कोर किए। विनीशियस ने 1 गोल और 1 असिस्ट दिया। तो ऑन पेपर अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की, कमांडिंग परफॉर्मेंस थी। बट क्या एक्चुअली एक कमांडिंग गेम खेला रियल मैड्रिड ने? देखिए, अगर आप उस सेंस में बात करें कि ओविएदो ने कितने चांसेस बनाए, तो आप ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेस याद नहीं कर सकते जहां पे थीबो कोर्तुआ ने सेव किए हों। एक अच्छा सेव किया था थीबो कोर्तुआ ने एंड में, मुझे याद आ रहा है, और एक ओविएदो को चांस था जो पोल पे लगा था। बट उसके पहले अगर हम बात करें, 82वें मिनट में आई थिंक दूसरा गोल मारा है रियल मैड्रिड ने, तब तक यू कुड से कि एक मौके थे कि और आपको डर लग रहा था कि शायद रियल मैड्रिड गोल यहाँ पे कंसीड कर सकते हैं। लेकिन उनके पास क्वालिटी इतनी है ना कि दैट एक्चुअली शोन थ्रू। और फिर वही आपके विनीशियस ने जिस तरीके से असिस्ट किया, जो फिनिश किया उन्होंने, एम्बापे के अगर आप दोनों गोल देख लीजिए, बहुत ही शानदार फिनिश। तो यही चीज़ होती है जो मैं यूनाइटेड के केस में कह रहा था ना, चांसेस कन्वर्ट करने की बातें इन द गेम्स जहाँ पे आप अच्छा नहीं भी खेल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ थी सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट था इसमें, कि जाबी अलोंसो ने गूदा दिखाया और विनीशियस को ड्रॉप करके रॉड्रिगो को लेफ्ट में खिलाया, और रॉड्रिगो ने मेरे ख्याल से तो एक डिसेंट गेम खेला। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को बेंच करके कारवाहाल को स्टार्ट कराया, तो दिखाते हुए जाबी अलोंसो कि किसी की भी प्लेस यहाँ पे परमानेंट नहीं है। और मैं जब रियल मैड्रिड की बात करता हूँ तो भाई लोग बात करते हैं विनीशियस की, रॉड्रिगो की, एम्बापे की, सब बात करेंगे। मैं तो बात करता हूँ भाई फेदे वेलवर्डे की। फेदे वेलवर्डे जब मिडफील्ड में आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि चुआमेनी का गेम अपने आप इंप्रूव हो जाता है। भाई उस बंदे को फुल बैक खिलाना इज़ अ वेस्ट, मेरे हिसाब से सच अ वेस्ट। और हम देखते थे कितने समय से ना फुल बैक्स थे रियल मैड्रिड के पास, ना सेंटर बैक्स थे। तो अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ पोजीशन खेलना पड़ रहा था वेलवर्डे को, और जो उनकी पोजीशन है वहाँ पर वो नहीं होते थे। तो उसके कारण जो बंदा खेल रहा है वहाँ पे, चाहे कामाविंगा हो, चुआमेनी हो, लास्ट सीजन तक तो मॉड्रिच भी थे, वो चीज़ कर ही नहीं पा रहे थे, उनको फ्रीडम ही नहीं मिल रही थी क्योंकि उनके साथ वेलवर्डे होते ही नहीं थे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो एक सिस्टम हमको दिख रहा है धीरे धीरे रियल मैड्रिड का। और मैं यही कहूँगा कि अभी अगेन रिदम पकड़ने में टाइम लगेगा, जैसा मैंने सिटी के लिए भी कहा था कल, और कुछ और टीम्स जो अभी स्लो स्टार्ट कर रही हैं, और जो टीम्स अभी नए मैनेजर के साथ उतरी हैं सीजन, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जज एनीथिंग। 2 मैच में आप कुछ जज नहीं कर सकते। बट व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर और रॉड्रिगो, तो आपका जो ये सेटलमेंट वाला पीरियड है ना, और ये जो आपका कह सकते हैं आपकी जो इनिशियल डेज हैं जहाँ पर आप अपनी फिलॉसफी इनकलकेट करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं टीम पे, और एक स्टाइल ऑफ प्ले जो है उसको सेट इन करना चाहते हैं, ये लोग हेल्प करते हैं आपकी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, मे बी वो वर्क करेंगी नहीं करेंगी, बट इनमें क्वालिटी इतनी है ना कि मीनवाइल जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये सेट करते करते कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉप ना हो जाएं, ये लोग आपको मैच जिता के दे देंगे बीच में। तो वो क्लिक होने वाली बात है, अगेन रिदम पकड़ने वाली बात है। रिदम इज द कीवर्ड, जो मुझे लग रहा है कि ये रियल मैड्रिड टीम सूनर और लेटर पकड़ ही लेगी, सूनर द बेटर। लेकिन इसी बीच में एक न्यूज़ आती है कि रॉड्रिगो ने बोला है अपने कैंप को कि उनके लिए एक नया क्लब ढूंढा जाए। तो अब ये कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ में, कितनी नहीं, मुझे नहीं पता। बट अगर रॉड्रिगो को लेफ्ट में खिलाया जा रहा है तो ये तो साफ है कि भी रॉड्रिगो को भी अब मौका दिया जा रहा है जाबी अलोंसो के द्वारा कि वो अपने आप को प्रूव करें, और ऐसे ही बैलेंस बैठेगा। क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि इन तीनों में से कौन बंदा होगा जो सेक्रीफाइस करेगा अपना गेम। ऑब्वियसली किलियन एम्बापे तो हो नहीं सकते। देखिए विनीशियस जूनियर का जितना भी अच्छे सीजन्स रहे हों और जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो टीम के लिए, किलियन एम्बापे बहुत बड़े प्लेयर है, उनको आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, हम सबको पता है। लास्ट सीजन भी मैड्रिड का इतना अच्छा नहीं था उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, उसमें भी किलियन एम्बापे ने 40 करीब गोल मार दिए। तो प्लेयर में बात तो है ना भाई, प्लेयर तो मतलब मेरे ख्याल से तो बेस्ट प्लेयर है इस समय वर्ल्ड के। अगर हम बात करें फॉरवर्ड्स की बात, चलिए बेस्ट डिबेटेबल हो जाता है, आजकल लोग भावुक हो जाते हैं। टॉप 3 अटैकर्स में तो आते ही हैं किलियन एम्बापे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो वो क्वालिटी को आप बेंच पे नहीं रख सकते। तो अगर आपको यहाँ पर
बैठाना है, कॉम्बिनेशन सही बैलेंस बिठाना है अटैक का, तो एक ना एक को आपको पीछे रखना होगा, रॉड्रिगो या विनीशियस को, और जो भी उनमें से खेलता है उनको सेकंड फिडल ऐड करना ही होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा लगा देख के कि फ्रैंको मस्तांतुनो और आर्दा गुलर को एक स्टार्ट दिया, और जिस तरीके से दोनों ने अपना गेम खेला तो इट वाज रियली गुड टू सी। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि इट वाज अ इम्पीरियस परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड की चैंपियन फुटबॉल ही खेलती, बट इफेक्टिव, और सही पोजीशंस में सही प्लेयर्स को अभी खिलाना इन्होंने शुरू किया है ना। तो अभी जावी अलोंसो को भी टाइम लगेगा इस टीम की आइडेंटिटी ढूंढने में कि भाई एक्चुअली में ये प्लेयर्स मेरे पास किस तरीके के हैं, और मैं क्या सिस्टम खिला सकता हूँ। एम्बापे के अराउंड टीम बनेगी तो मैं किस तरीके से इस अटैक को, इस मिडफील्ड को डिप्लॉय कर सकता हूँ जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स दे, मैक्सिमम बेनिफिट दे। तो वो अगेन आपको पेशेंस रखना होगा, टाइम देना होगा थोड़ा सा। तो हो सकता है इस बीच में एक आधा वन ऑफ लॉस भी हो जाए रियल मैड्रिड की, या ड्रॉ वगैरह भी हो जाए, बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये टीम लास्ट सीजन से बेटर परफॉर्म करेगी। लास्ट सीजन तो देखिए बहुत ही ज़्यादा थंपिंग डिफीट्स हो रही थी बार्सिलोना के हाथों, क्योंकि सेम ही सेम चीज़ हुए जा रही थी, और ऐसा लग रहा था एट टाइम्स के डिफेंडर्स या प्लेयर्स ही नहीं है रियल मैड्रिड के पास खेलने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट कर ली है, करेरास हो गए, ट्रेंट हो गए, डीन हॉयसन हो गए, अच्छे अच्छे प्लेयर साइन किए हैं। फ्रैंको आए हैं, अर्दा गुलर को अब आप देखेंगे कि रेगुलर गेम टाइम मिलेगा। बहुत ही प्यारी टीम है, और एम्बापे, विनीशियस, रॉड्रिगो हों, और रॉड्रिगो अगर रुक गए तो भाई ऐसे अगर 3 अटैकर हो किसी टीम में तो आप उसको हल्के में कैसे ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऑन पेपर रियल मैड्रिड का स्क्वाड आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी टीम से। इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग दैट रिदम, अगेन की वर्ड इज रिदम। तो देखते हैं क्या होता है।